नमस्कार दोस्तों। तो अपन शुरू करते हैं अपना एसीएफ इन्वायरमेंट का जो 10वीं यूनिट अपनी चल रही है। उसमें आज अपन पढ़ेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल को आज अपन कंप्लीट कर देंगे और क्योटो प्रोटोकॉल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बनने की संभावना है और टॉपिक भी ऐसा है कि समझना आवश्यक है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ अपन जब तक उसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आती। तो उन चीज़ों को समझना इसमें आवश्यक है। दूसरा, कल जो आपको लेक्चर प्रोवाइड किया था अपन ने जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे, कल का जो लेक्चर है वो किसी कारण से डिलीट हो गया है, तो वापस उसको रिकवर करने का प्रयास चल रहा है यूट्यूब से। अगर वो वापस रिकवर हो जाएगा, मेल तो किया है, अगर रिकवर हो जाएगा तो अच्छा है, वरना फिर उसको वापस रिकॉर्ड करके वापस उसको अपलोड 1-2 दिन में कर देंगे। तो उसके जिन स्टूडेंट को वीडियो नहीं मिल रहा है तो वो इस चीज़ का निश्चिंत रहें कि उनको वीडियो ज़रूर मिल जाएगा, या तो यूट्यूब प्रोवाइड कर देगा, वरना फिर अपन वापस उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और वापस आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। लेक्चर शुरू करने से पहले अपन देख लेते हैं जो 2 क्वेश्चन आपको हैं दिए हैं एजेंडा 21 पर। ये 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है पेटेंट संरक्षण, ऑप्शन बी है परमाणु निरस्त्रीकरण, ऑप्शन सी है सब्सिडी और ऑप्शन डी क्या है? सतत विकास। तो इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा नहीं है? यानी इनमें से कौन सी ऐसी परिभाषा है जो एजेंडा 21 को सही तरीके से उल्लेखित करती है? ऑप्शन ए है मानव अधिकारों की रक्षा हेतु यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कार्य योजना, ऑप्शन बी नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक, ऑप्शन सी 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य योजना, ऑप्शन डी है सार्क की आगामी बैठक में अध्यक्ष चुनाव हेतु एजेंडा। तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा देता है। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? सार्क की स्थापना कब हुई? ये आपको पढ़ना है। नाभिकीय निरस्त्रीकरण क्या चीज है? इसको आपको पढ़ना है। मानव अधिकार से संबंधित यूएनओ के क्या प्रयास हैं? कौन सी संस्था है जो मानव अधिकारों का संरक्षण करती है? तो ये जो 2 क्वेश्चन है इनको आपको करना है, सभी को इनका आंसर देना है। एजेंडा 21 जो अभी अपने हाल ही में पढ़ा है उसी पर आधारित है, तो इसका आंसर आपको देना है। अब अपन पढ़ते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्या इसमें नियम दिए गए हैं और कब ये आयोजित हुआ, इसको कब स्वीकार किया गया, ये कार्यशील कब हुआ, ये सारा इसमें अपन देखेंगे। देखो, क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसका मुख्य उद्देश्य अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा को कम करना तथा पृथ्वी के पर्यावरण को या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करना। ग्लोबल वार्मिंग को कम करना तथा ऐसी गैसें जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं उनकी मात्रा को नियंत्रित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आयोजित हुआ। इसे कोप 3 के नाम से भी जाना जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल को कोप 3 के नाम से भी जाना जाता है। जापान में ये आयोजित हुआ। क्योटो जापान में यह आयोजित हुआ 1 से 10 दिसंबर 1997 को आयोजन 1 से 10 दिसंबर 1997 को क्योटो
जापान में यह आयोजित किया गया। क्योटो जापान में यह आयोजित किया गया और इसे COP3 के नाम से भी जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP3 के नाम से भी इसको जानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो UNFCCC का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, अंतरराष्ट्रीय समझौता है। UNFCCC अपन पढ़ चुके हैं जब अपन ने जो पृथ्वी सम्मेलन पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था, पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में जो आयोजित किया गया था 1992 में। तो उसमें UNFCCC का उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसेज की जो है मात्रा उसको कम करना, क्लाइमेट जो परिवर्तन हो रहा है उसको नियंत्रित करना। तो इसका ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। आयोजित कब किया गया? 1 से 10 दिसंबर 1997 को। 11 दिसंबर 1997 को ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये स्वीकार किया गया और फरवरी 2005 को यह क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो प्रभावी हुआ। 16 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो प्रभावी हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल में वर्तमान में कुल 192 पार्टीज हैं। कुल कितनी पार्टियां हैं? 192 इसमें पार्टियां हैं, जिसमें कनाडा जो है, कनाडा लास्ट पार्टी जो अभी बनी है, लास्ट पार्टी कनाडा 2012 में ये इसकी लास्ट पार्टी है। इसके पश्चात कोई पार्टी इसमें नहीं जुड़ी है वर्तमान तक। 2012 में लास्ट पार्टी कनाडा। आयोजन कब हुआ? 1 से 10 दिसंबर 1997 में क्योटो जापान में। इसे COP3 के नाम से भी जानते हैं। UNFCCC के ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 11 दिसंबर 1997 को स्वीकार किया गया, यानी इसके अगले दिन इसको स्वीकार कर लिया गया। यह प्रभावी कब हुआ? 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ और कुल पार्टियां इसमें 192 पार्टी हैं। लास्ट पार्टी कनाडा है जो 2012 में जुड़ी है। साथ में जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत इसका है कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। समान किंतु विभेदीकारी जिम्मेदारियां, इसका सिद्धांत है समान किंतु विभेदीकारी जिम्मेदारी। ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये इसका सिद्धांत है। क्योटो प्रोटोकॉल की प्रतिबद्धता है। जब क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ आपके 2005 में, तो इसके पश्चात इसकी प्रथम प्रतिबद्धता जो अवधि थी वो 2008 से 2012 और द्वितीय प्रतिबद्धता जो अवधि है वो 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2020 तक इसकी द्वितीय प्रतिबद्धता है। अब इसकी जो प्रतिबद्धताएं हैं उनमें उन प्रतिबद्धताओं में जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनकी सांद्रता में किस प्रकार कमी की जाए उसके लिए टारगेट निर्धारित किए गए हैं। जैसे प्रथम जो प्रतिबद्धता थी उसमें यह कहा गया है कि ऐसी 6 ग्रीन हाउस गैसेज जो ग्रीन हाउस को बढ़ाती हैं उनके स्तर में विकसित देशों को 1990 के स्तर से 5% की कमी करनी है। कौन सी? प्रथम प्रतिबद्धता अवधि जो आपके 2008 से 2012 में है
की अवधि की जो 4-5 वर्ष का जो अवधि थी उसमें ग्रीन हाउस गैसेज 6 गैसें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी सांद्रता में 1990 में जो वो उत्पादन कर रहे थे उसकी तुलना में 5% की कमी करनी प्रथम प्रतिबद्धता। द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि 13 से 2020 31 दिसंबर 2020 जो कि अभी समाप्त होने वाला है। इसमें निर्धारित किया गया कि जो विकसित देश हैं जो कि एनेक्सर एक में शामिल हैं, एनेक्स ए में, ये भी अपन देखेंगे एनेक्स 1, 2 और नॉन एनेक्स देश कैसे हैं। तो इसमें जो एनेक्स 1 देश हैं उनको 1990 के वर्ष से के आधार पर ग्रीन हाउस गैसेज में 18% की कमी करनी थी द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि में। यानी 2013 से लेके 2020 की जो अवधि है उसमें वो जो 1990 में जो उत्पादन कर रहे थे उस उत्पादन की तुलना में इतनी कमी उनको करनी है, 18% की कमी। तो ये 2 प्रतिबद्धताएं जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रहनी चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल की प्रतिबद्धता प्रथम प्रतिबद्धता और द्वितीय प्रतिबद्धता। प्रथम प्रतिबद्धता जो है वो उसका वर्ष है 2008 से 2012। इसमें यह कहा गया कि विकसित देशों को छह ग्रीन हाउस गैसेज की उत्सर्जन मात्रा आधार वर्ष लिया गया 1990 की तुलना में 5% की कमी करनी थी। इस अवधि में जो 1990 में वो ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित कर रहे थे, 6 ग्रीन हाउस गैसेज में N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CO2, HFCS हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, PFC परफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा आपके SF6 और एक गैस और है CH4 मीथेन। ये जो गैसें थी इन गैसों की मात्रा में इतनी कमी करनी थी। ये गैसें भी आपकी याद रहनी चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड, CO2, HFCS हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, SFC सल्फर हेक्साफ्लोराइड, CH4 मीथेन। ये जो गैसें हैं इनमें 5% की कमी करनी थी। आधार वर्ष याद रहना चाहिए 1990। दूसरी प्रतिबद्धता में यह कहा गया कि जो एनेक्स 1 देश हैं, एनेक्स 1 देशों को द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि में के दौरान ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा जो आधार वर्ष 1990 था की तुलना में 18% की कटौती करनी थी। और अवधि की क्या थी इसकी अवधि है 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2020। ये इसके प्रतिबद्धता
अवधि है, द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, प्रथम प्रतिबद्धता और द्वितीय प्रतिबद्धता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1990 आधार वर्ष, 6 ग्रीन हाउस गैसेज, वर्ष कौन सा है ये, और मात्रा कितनी कितनी है, प्रथम प्रतिबद्धता की मात्रा कितनी और द्वितीय प्रतिबद्धता जो है उसकी मात्रा कितनी, ये 4-5 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रहना चाहिए। दूसरा अपना इसमें है क्योटो प्रोटोकॉल में देशों की श्रेणियां। क्योटो प्रोटोकॉल में देशों की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में देशों की श्रेणियां, तो इसमें 3 श्रेणी बनाई गई हैं। एनेक्स 1 देश, एनेक्स 2 देश और नॉन एनेक्स देश। एनेक्स 1 देश, एनेक्स 2 देश और नॉन एनेक्स देश, ये 3 श्रेणियां इसमें बनाई गई हैं। एनेक्स 1, एनेक्स 2 और एनेक्स नॉन एनेक्स देश। एनेक्स 1 देश, इसमें 43 देश शामिल हैं। इसमें कितने हैं? 43 देश इसमें शामिल हैं। और ये देश क्या है? ये देश विकसित देश है, प्लस इसमें OECD के सदस्य भी शामिल हैं। विकसित देश, OECD के सदस्य देश इसमें शामिल हैं। इसमें ऐसे देश शामिल हैं जिनकी अर्थव्यवस्था 1990 के दशक के दौरान संक्रमण के दौर से गुजर रही थी। अर्थव्यवस्था 1990 के दशक के दौरान संक्रमण के दौर से गुजर रही थी। तो ये जो देश हैं एनेक्स देश, इन देशों को क्योटो प्रोटोकॉल में जो जिम्मेदारियां दी गई थी, प्रतिबद्धताएं दी गई थी, उन प्रतिबद्धताओं को लागू करना अनिवार्य था। प्रतिबद्धता को लागू करना अनिवार्य, एनेक्स 1 देशों को, यानी ग्रीन हाउस गैसेज को इनको रिड्यूस करना ही करना था। ये इनके लिए क्या हो गया? एक बाध्यकारी हो गया। ये इनके लिए बाध्यकारी हो गया कि उनको करना ही पड़ेगा। दूसरा है एनेक्स 2 देश। एनेक्स 1 देश में तो 43 देश शामिल हैं, OECD के सदस्य और विकसित देश, ऐसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था 1990 के दौरान संक्रमण के दौर से गुजरी थी। प्रतिबद्धताओं को लागू करने हेतु वो बाध्यकारी है, यानी उनको बाध्य कर दिया, इनको लागू ही करना पड़ेगा। एनेक्स 2 देश, ऐसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था संक्रमण के दौर से नहीं गुजरी, और इन देशों को क्या करना पड़ेगा? इन देशों को, विकासशील जो देश थे, उनको ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा में कमी करने के लिए वो तकनीकी देंगे, साथ में ही उनको वित्तीय सहायता भी ये प्रदान करेंगे, यानी पैसा उनको देंगे। क्यों? ये इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि विकसित जो देश हैं उन्होंने ग्रीन हाउस गैसेज इतनी ज़्यादा वातावरण में छोड़ी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकास विकसित देशों ने किया है और विकसित देशों ने अपना औद्योगिक विकास कर लिया है।
लेकिन विकासशील देश अभी औद्योगिक विकास के चरण में है। तो विकसित देशों ने औद्योगिक विकास पहले कर लिया और उन्होंने वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित किया है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब विकासशील देश अपनी औद्योगिक उत्पादन कम करेंगे, क्योंकि उनको भी CO2 की मात्रा जो है वो कम करनी है, CO2 उत्सर्जन कम करना है, ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन कम करना है। इसलिए उनके पास अगर उनका आर्थिक विकास नहीं हुआ है तो औद्योगिक विकास जब तक नहीं होगा तब तक उनका आर्थिक विकास भी नहीं हो सकता। इसलिए उनके औद्योगिक विकास में तकनीकी में सुधार करने के लिए विकसित देश जो है वो उनको आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। तो ये जो एनेक्स 2 देश हैं ये विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। विकासशील देशों को उत्सर्जन कम करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। ताकि वो गरीबी से लड़ सके और उनका जो विकास कम होगा उस विकास जो कमी आएगी उसको इस वित्तीय सहायता से वो पूरी कर सकते हैं। तकनीकी भी वो अपनी सुधार सकते हैं। नॉन एनेक्स देश में विकासशील देश शामिल आते हैं। विकासशील देश इसमें शामिल होते हैं और ये जो देश हैं ये विकसित देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करेंगे, तकनीकी प्राप्त करेंगे, औद्योगिक यानी आपके तकनीकी हस्तांतरण करेंगे विकसित देशों से आर्थिक सहायता तकनीकी स्थानांतरण करेंगे। एनेक्स 2 देश जो है इसमें वर्तमान में 24 देश इसमें शामिल है। एनेक्स 1 देश में 43 देश। एनेक्स 2 देश ऐसी अर्थव्यवस्था जो 90 के दौरान संक्रमण के दौर में नहीं थी वो विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देंगी। नॉन एनेक्स देश विकासशील देश इसमें शामिल हैं और इन देशों को विकसित देशों से आर्थिक सहायता और तकनीकी प्रदान की जाएगी ताकि वो जो ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन कम करेंगे उसके लिए उनको उद्योगों को कम करना पड़ेगा, इसलिए उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये आपके ध्यान रहना चाहिए। एनेक्स 1 देश, एनेक्स 2 देश और नॉन एनेक्स देश। इसी प्रकार इनमें क्योटो प्रोटोकॉल में एनेक्स ए और एनेक्स बी 2 और श्रेणियां बनाई गई हैं। किस लिए हैं वो अपन देख लेते हैं। एनेक्स ए और एनेक्स बी। एनेक्स ए में 6 ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में बताया गया है जिनका उत्सर्जन कम करना है, यानी इनको उत्सर्जित नहीं करना है। 6 ग्रीन हाउस गैसेज आपको जो पहले बताई है वही ग्रीन हाउस गैसेज हैं। एनेक्स ए में ये बताया गया है। एनेक्स बी में जो आपके एनेक्स 1 देश हैं उनके लिए कोटा निर्धारित किया। कोटे का मतलब ये है कि वो जो देश हैं वो कितनी कार्बन उत्सर्जित कर सकते हैं वातावरण में, कितनी कार्बन उत्सर्जित कर सकते हैं वातावरण में। तो इसमें एनेक्स 1 देश जिन्हें कोटा प्रदान किया गया है, एक लिमिट सेट की है कि इस लिमिट तक ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन आप कर सकते हो, इससे ज्यादा उत्सर्जन आप नहीं कर सकते। तो एनेक्स ए और एनेक्स बी भी आपके ध्यान रहना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल में उत्सर्जन कटौती हेतु रणनीति, क्या रणनीति अपनाई जाती है, इसके लिए कौन सी मैकेनिज्म बनाई गई है वो अपन देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल उत्सर्जन हेतु रणनीति। क्योटो प्रोटोकॉल उत्सर्जन कटौती हेतु रणनीति।
कटौती हेतु रणनीति कि उत्सर्जन अपन जो कर रहे हैं उसमें किस प्रकार अपन कटौती करेंगे, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी में दो तरीके अपनाए गए हैं, दो मेथड बताए गए हैं जिनके तहत उत्सर्जन किया जा सकता है, उत्सर्जन कम किया जा सकता है, उत्सर्जन में कटौती की जा सकती है। पहला तो आपके है इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट, इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट। इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट यानी उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता, उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता। पहला तो है उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता, दूसरा है फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म, फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म। लचीला बाजार तंत्र, लचीला बाजार तंत्र, फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म। ये जो फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म है इसको वापिस फिर तीन भागों में अपन बांटते हैं, इसको वापिस तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, उत्सर्जन व्यापार, क्लीन डेवलपमेंट, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, स्वच्छ विकास तंत्र, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तीसरा है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन यानी संयुक्त क्रियान्वयन, संयुक्त क्रियान्वयन। ये तरीके हैं जिसके द्वारा उत्सर्जन जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका उत्सर्जन कम किया जा सकता है। प्रोटोकॉल में उत्सर्जन हेतु ये रणनीतियां बताई गई हैं। पहला है इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट, इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट यानी उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता। इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट, इसमें यह बताया गया है जो विकसित देश हैं, विकसित देशों को, विकसित देश जो है वो उत्सर्जन कम करने हेतु बाध्य है, यानी कटौती हेतु बाध्यकारी, उनको इनके लिए बाध्यकारी बना दिया गया। इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट, पहला प्रस्ताव तो ये दिया गया कि एनेक्स 1 जो देश हैं उनको इस हेतु बाध्यकारी कर दिया गया। तो ये तो हो गया। दूसरा है फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म, लचीला बाजार तंत्र। इसमें एक तरह से इसको कार्बन ट्रेडिंग भी कहते हैं, कार्बन का व्यापार भी कहते हैं। कार्बन का व्यापार कैसे, इसको अपन इसमें समझेंगे। इसको तीन भागों में बांटा है, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। तो ये पूरा इसका ये स्ट्रेटेजी है। अब इसको तो अपन ने देख लिया, इसमें तो कटौती जो होगी वो बाध्यकारी करनी ही पड़ेगी, इसके लिए कोई आपके पास विकल्प नहीं है। तो ये तो इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट ये तो अपन ने यहाँ समझ लिया। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म। फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म में तीन तरीके हैं, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और चौथा है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। इसमें पहला अपन देखते हैं इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग।
इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 17 में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में ये बताया गया है इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग के बारे में। इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग क्या कहता है कि ऐसे दो एनेक्स देश यानी एनेक्स 1 जो देश हैं उनके बीच में ये समझौता हो सकता है। किस प्रकार समझौता होगा? जैसे ये कोई एनेक्स 1 देश है और ये कोई एनेक्स बी देश है। एनेक्स 1 ए देश यानी ए देश, और ये भी एनेक्स 1 देश है लेकिन ये दूसरा देश है बी। अब इनको ये बताया कि आप जो है एक वर्ष में इतना CO2 उत्सर्जित कर सकते हो, यानी इतनी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित कर सकते हो। अपन मान लेते हैं 100 टन, और ये भी 100 टन उत्सर्जित कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। इससे अगर ज्यादा उत्सर्जित करते हैं तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए बताया गया है कि अगर मान लो ये बी देश है, ये 100 की बजाय 120 टन CO2 उत्सर्जित कर देता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? और ये देश मान लो 80 टन ही उत्सर्जित करता है CO2, तो ये जो इसकी शेष जो CO2 मात्रा है 20, शेष जो इसकी 20 टन मात्रा है उसको ये देश खरीद सकता है। ये बी देश इसको खरीद सकता है, और खरीदेगा कैसे? ये इसको पेमेंट करेगा। ये इसको क्या करेगा? पेमेंट। और ये इसको CO2 दे, ये इसको आप अपनी जो कार्बन ट्रेडिंग का इसके पास जो बचा हुआ जो कार्बन सिंक है उसको ये इसको दे देगा। यानी ये सर्टिफिकेट में से 80 तो इसने यूज कर लिया और 20 ये इसको दे सकता है। तो इसके पास भी फिर प्रतिबद्धता इसकी भी पूरी हो जाएगी और इसकी पूरी हो जाएगी। यानी अगर बात करें तो इसमें यह कहा गया कि जैसे ये जो दो देश हैं इनको 200 टन ही उत्पादित करनी थी CO2 किसी अवधि में, तो इन्होंने 200 टन ही उत्पादित करी है, क्योंकि 80 इसने की 120 इसने कर ली, पूरी 200 हो गई। लेकिन ये आपस में इनका समझौता होता है, ये सिर्फ एनेक्स 1 देशों के लिए ही लागू है। इससे कार्बन व्यापार कहते हैं, कार्बन ट्रेडिंग इसे कहा जाता है। तो इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग ये है। अब इसमें थोड़ा सा हम लिख लेते हैं इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग के बारे में। इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग जो है वो अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख है। इसमें सिर्फ एनेक्स एक देशों के बीच में व्यापार हो सकता है इसका। इसे कार्बन ट्रेडिंग भी कहते हैं, इसे कार्बन ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसमें बाकी आपको डायग्राम से वैसे बता ही दिया। ये कोई देश है, इसके पास कोई निश्चित मात्रा है और इसके पास भी निश्चित मात्रा है। यानी एनेक्स 1 देशों को इस क्योटो प्रोटोकॉल में ये बताया गया आप इतनी जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो एक अवधि में उत्सर्जित कर सकते हो। इससे ज्यादा अगर उत्सर्जित करोगे तो आप पर प्रतिबद्धता का उल्लंघन होगा। तो उस प्रतिबद्धता के उल्लंघन से बचने के लिए जिन एनेक्स 1 देशों ने CO2 की मात्रा का उत्सर्जन कम किया है उनको पेमेंट करके ये एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं और फिर उतनी जो मात्रा है वो वापस ये उत्सर्जित कर सकते हैं। तो ये इनके बीच में आपस में एक समझौता होता है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग। तो ये शायद आपके समझ में आ गया होगा। और इसमें AAU को बोलते हैं आपके असाइंड अमाउंट यूनिट। असाइंड अमाउंट यूनिट यानी प्रत्येक देश को एक अमाउंट यूनिट जो है वो असाइन कर दी जाती है। तो इस यूनिट से कम अगर वो उत्सर्जित करते हैं CO2 की मात्रा तो वो किसी देश को एनेक्स 1 देश को दे सकते हैं।
और अगर कोई देश ज्यादा खर्च कर लेता है तो वो किसी दूसरे देश से उसका पेमेंट करके वो खरीद सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार में AAU असाइंड अमाउंट यूनिट दी जाती है। ये किनको दी जाती है? सिर्फ एनेक्स 1 देशों को ही इसमें शामिल किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार में। दूसरा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 12 में इसका उल्लेख किया गया है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM अनुच्छेद 12 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें विकसित व विकासशील देशों के बीच समझौता होता है। एक तरह से विकसित व विकासशील देशों के बीच में एक समझौता ही समझो आप। तो इसमें क्या होता है? इसमें CER यूनिट दी जाती है जिसे बोलते हैं सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। इसमें विकसित और विकासशील देशों के बीच में समझौता होता है। इसमें होता क्या, देखो समझो। इसमें यह होता है कि अगर कोई विकसित देश विकासशील देशों में ऐसे प्रोजेक्ट लगाता है जो आपके उत्सर्जन की कटौती करने वाले प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा के प्लांट लगा दिए या फिर पवन ऊर्जा से संबंधित, बायोमास से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट अगर लगाए, तो वहां पे क्या होगा? ऊर्जा का तो उत्पादन होगा ही, लेकिन CO2 की उत्सर्जन इसमें नहीं होगा, या फिर ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन इन प्रोजेक्ट के द्वारा नहीं होगा। तो विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों में उत्सर्जन कटौती वाले प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। तो ये जो उत्सर्जन कटौती वाले प्रोजेक्ट जब कोई देश लगाता है, विकसित देश विकासशील देशों में लगाता है, तो उनके लिए उन्हें CER यूनिट मिल जाती है। CER यूनिट इनको मिल जाती है। इसे बोलते हैं सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन यूनिट। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन यूनिट। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन यूनिट, ये जो यूनिट है ये किनको मिलेगी? विकसित देशों को मिल जाएगी। और ये जो विकसित देश हैं इस CER यूनिट के आधार पर अतिरिक्त जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको उत्सर्जित कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से, ये भी एक प्रकार के से कार्बन क्रेडिट का तरीका हो गया। इससे इनको कार्बन क्रेडिट मिल जाती है, यानी वो कार्बन और उत्सर्जित कर सकते हैं। कहां पर? अपने खुद के देश में उत्सर्जित कर सकते हैं, क्योंकि इनको जब ये क्लीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाएंगे तो इनको इस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से CER यूनिट आवंटित हो जाती हैं। और ये जो CER यूनिट हैं, ये जितनी ज्यादा यूनिट होंगी इतनी ही ज्यादा ये CO2 उत्सर्जित कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का, जो कि अनुच्छेद 12 में बताया गया है। तीसरा है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन क्या है? जॉइंट इंप्लीमेंटेशन जो होता है वो सिर्फ विकसित देशों के बीच में ही होता है। JI जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। पहला तो ये है, ये अनुच्छेद क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 6 में इसका वर्णन है। इसमें विकसित और विकसित देशों के बीच में ही समझौता होता है। दो विकसित देशों के बीच में ये समझौता होता है। इसमें क्या होता है? ये जो विकसित देश है, ये विकसित देश कोई उत्सर्जन कटौती वाले के प्रोजेक्ट इस विकसित देश में लगाता है।
उत्सर्जन कटौती वाले प्रोजेक्ट ये देश इस देश में लगाता है। तो ये जो देश है, इस देश में CO2 की मात्रा उत्सर्जित कम होगी, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट लगेंगे जैसे पवन ऊर्जा के हैं और सौर ऊर्जा के हैं, तो इनके कारण CO2 की मात्रा फिर उत्सर्जित कम होगी। तो इन देशों को फिर इनको क्रेडिट मिल जाता है इसके लिए अनुच्छेद 6 के तहत। तो इस तरीके में जो देश हैं उनको ERU इमिशन रिडक्शन यूनिट मिल जाती है, इमिशन रिडक्शन यूनिट। इमिशन रिडक्शन यूनिट। और ये जो ये इमिशन रिडक्शन यूनिट है वो 1 टन CO2 के बराबर होती है। एक इमिशन रिडक्शन यूनिट 1 टन CO2 के बराबर होती है। इतना CO2 फिर वो देश जो है वो उत्सर्जित कर सकता है। तो ये भी विकसित देश जो एनेक्स 1 देश हैं उनमें जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया होती है। अगर कोई देश दूसरे देश में प्रोजेक्ट लगाता है तो इसको ERU इमिशन रिडक्शन यूनिट प्राप्त हो जाती है। तो अपन ने ये 3 तरीके देखे हैं। 3 तरीकों के माध्यम से ये स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है। इसमें अपन ने देखा अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 6 क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद। अब कार्बन ट्रेडिंग हेतु जो यूनिट हासिल की जाती हैं उनके तरीके हैं, कौन सी यूनिट होती है, इसको थोड़ा सा अपन ब्रीफली देख लेते हैं। वैसे तो अपन ने इसको देख लिया। कार्बन ट्रेडिंग हेतु यूनिट जो प्राप्त है करने के, यूनिट हासिल करने के एक तरह से मेथड ही अपन इसको बोल सकते हैं। मेथड पहला है RMU। इसे बोलते हैं रिमूवल यूनिट। ये जो यूनिट है ये यूनिट तब प्राप्त होती है जब कोई भूमि उपयोग या फिर कोई भूमि में परिवर्तन करना हो। भूमि को अपन जब परिवर्तित करते हैं, भूमि परिवर्तन मतलब ऐसी भूमि जो डिग्रेडेड हो गई है उसको वापस रिकवर अपन कर लें। दूसरा है वानिकी का, जब अपन ज्यादा पौधारोपण करेंगे तो क्या होगा, कार्बन सिंक का निर्माण होगा, उससे क्या होगा, कार्बन की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसमें भूमि परिवर्तन, वानिकी, ये इसमें शामिल होते हैं। भूमि परिवर्तन, वानिकी से क्या होगा, पौधारोपण होता है और पौधा क्या करेगा, CO2 को ये एब्जॉर्ब करेगा पौधा, और वातावरण में CO2 की मात्रा कम होगी, जिससे पौधे जो है वो कार्बन सिंक की भांति कार्य करते हैं, यानी कार्बन को स्टोर कर सकते हैं। इसलिए जितने ज्यादा वृक्ष लगाएंगे तो फिर अपने को उतनी ही यूनिट मिल जाती है। रिमूवल यूनिट बोलते हैं इसको। भूमि परिवर्तन से, भूमि उपयोग परिवर्तन से रिमूवल यूनिट हासिल होती है। दूसरा आपके है ERU इमिशन रिडक्शन यूनिट। ERU इमिशन रिडक्शन यूनिट। ERU इमिशन रिडक्शन यूनिट जो कि जॉइंट इंप्लीमेंटेशन से प्राप्त होती है। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन से यह प्राप्त अपने को होती है। तीसरा है CER सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन जो कि अपने को प्राप्त होती है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तो इस तरह से ये यूनिट हासिल होती हैं। पहली यूनिट है RMU रिमूवल यूनिट, दूसरी है ERU इमिशन रिडक्शन यूनिट,
जो कि जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन से प्राप्त होती है। तीसरी है CER सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, जो कि आपके क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से हासिल होती है। तो ये यूनिट जो है इनको आपको याद रखना है, ये यूनिट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इतना ही है आपके क्योटो प्रोटोकॉल में। क्योटो प्रोटोकॉल अपन ने देखा कब लागू हुआ, इस किस सिद्धांत पे कार्य करता है और क्या क्या इसकी मैकेनिज्म है, किसके तहत किस तरीके से अपन CO2 जो है उत्सर्जन कम करने को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है ये CO2 उत्सर्जन कम करने के लिए बनाई गई स्ट्रेटेजी है, ताकि लोग जो देश हैं वो इससे प्रोत्साहित हों। अगर कोई देश ज़्यादा CO2 उत्सर्जित कर रहा है, चाहे वो विकसित देश ही हो, तो वो क्या चाहेगा, वो अगर किसी दूसरे देश से भी अगर CO2 लेता है तो उसका पेमेंट उसको करना पड़ेगा। तो पेमेंट वो करेगा तो धीरे धीरे वो CO2 उत्सर्जन जो है वो धीरे धीरे कम करता जाएगा। तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल।